हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लासेस में हमारा जितना भी रिजर्व्स का ट्रीटमेंट था वो सब खत्म हो चुका है। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्या होगा, जब रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तब क्या करना है, वो सब कुछ हमारा हो चुका है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आगे आने वाले हर चैप्टर में आपको मिलेगा। एडमिशन होगा, रिटायरमेंट, डेथ, सब में ये टॉपिक सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस आपको करना क्या है, आपको आराम से कहानी को सुनना है, राइट, वीडियो को एंड तक देखना है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये सुनो, तो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है? आपको बस एक कहानी सुननी है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। लेट्स से कि दो पार्टनर्स हैं, ये हमारे दो पार्टनर्स हैं, ओके। और इस बार जो पार्टनर्स का नाम है, वो पार्टनर्स का नाम है, इसका नाम है गोगी, अच्छा ठीक है, और इसका नाम है गोली, ठीक है, राइट। दो पार्टनर्स हमारे गोगी और गोली। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आपस में वो था 3:2। कितना था? 3:2। और ये बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। तो लेट्स से इन्होंने क्या किया, 2015 में एक लैंड परचेज करी है। क्या परचेज करी है? लैंड। मान लेते हैं कितने की, 10 लाख रुपीज़ की। अच्छा ठीक है, इन्होंने एक लैंड परचेज करी 10 लाख रुपीज़ की, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो 10 लाख रुपीज़ की लैंड है ये बैलेंस शीट में आपको शो हो रही होगी। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो बैलेंस शीट में शो होगा। तो 10 लाख रुपीज़ की लैंड आपकी बैलेंस शीट में शो हो जाएगी, राइट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बिजनेस करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और अब आ गया 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021, और गोगी और गोली ने सोचा कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाए, और इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर दी 1:1। कितने कर दिया? 1:1। मज़े की बात यह है कि इनको ये पता चला कि भाई 1 अप्रैल 2021 को जो लैंड इन्होंने परचेज की थी, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मतलब मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई उस दिन की वैल्यू, अगर आप लैंड बेचने जाओगे 1 अप्रैल 2021 को, तो ये लैंड आपकी सेल हो जाएगी 15 लाख रुपीज़ की। कितने की? 15 लाख रुपीज़ की मार्केट वैल्यू है। अच्छा ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप ये देखो कि भाई 2015 में लैंड परचेज करी, 1 अप्रैल 2021 को लैंड की वैल्यू कितनी? 15 लाख। लेकिन आपने लैंड तो बेची नहीं है, अभी बेची नहीं है। तो मान लेते हैं कि इन्होंने इसका कुछ नहीं किया कि भाई मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए, तो हम क्या करें, कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, क्योंकि बेची तो है नहीं। तो अब हुआ क्या, आगे जाके 2023 में इन्होंने लैंड को सेल कर दिया। क्या कर दिया? लैंड को सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया? लेट्स से 17 लाख रुपीज़ का। इन्होंने 17 लाख रुपीज़ की लैंड सेल कर दी। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो कि हुआ क्या। 2015 में एक लैंड परचेज करी थी 10 लाख रुपीज़ की, अच्छा ठीक है, और बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इन्होंने 2023 में ये लैंड सेल कर दी है 17 लाख की। कितने की? 17 लाख की। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई आपको यहाँ पे गेन हुआ है कितने का? 7 लाख का। कितने का गेन हुआ? 7 लाख का। और जब आपने ये लैंड सेल करी है, जब आपने ये लैंड बेची है, उस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? सोच के बताओ क्या थी? 1:1, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को रेशियो चेंज करी थी 1:1 में, यस और नो? तो अगर आप देखो तो 7 लाख रुपीज़ गोगी और गोली में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए 3,50,000 इक्वल, यस और नो? लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अब देखो हुआ क्या, आपने 7 लाख को आपने 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आपको ये पता है, साफ साफ पता है कि भाई देखो 2015 में लैंड परचेज करी थी। अगर मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ, देखो देखो देखो, मान लो ये एक टाइमलाइन है, अच्छा ठीक है, कि कब कब क्या क्या हुआ। तो 2015 में आपने एक लैंड परचेज करी, कितने की? 10 लाख रुपीज़ की, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को इस लैंड की मार्केट वैल्यू कितनी थी? इस लैंड की मार्केट वैल्यू थी 15 लाख रुपीज़। कितनी थी? 15 लाख रुपीज़। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? मार्केट वैल्यू, अच्छा ठीक है। और हुआ ये कि 2023 में आपने ये लैंड सेल कर दी 17 लाख की, यही हुआ है, यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता है, क्या पता है कि भाई 10 लाख रुपीज़ से 15 लाख रुपीज़ जब इंक्रीज हुआ, 10 लाख से 15 लाख तक का जो इंक्रीज था, उस टाइम पे रेशियो 3:2 थी। बोलो हाँ या ना?
क्या थी रेशियो? 3:2 थी ना भाई। 10 लाख रुपीस थे 15 लाख रुपीस तक रेशियो 3:2 थी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो एक तरीके से 5 लाख का आपको गेन हुआ था, जो 5 लाख रुपीस का गेन हुआ था, वो तो तब हुआ था जब रेशियो 3:2 थी पुरानी रेशियो में। जो नेक्स्ट 2 लाख रुपीस इंक्रीज हुए, ये जो नेक्स्ट आपके 2 लाख रुपीस इंक्रीज हुए हैं, ये हुए हैं जब रेशियो 1:1 थी। आपकी रेशियो कब चेंज हुई है? 2021 में। 2021 से 2023 में सिर्फ 2 लाख रुपए तो इंक्रीज हुए हैं, 2 लाख रुपए का ही तो गेन हुआ है, तो वो 1:1 में बटना चाहिए। तो लॉजिकली अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे एक बात बताओ, क्या ये 5 लाख रुपीस का गेन आपका 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए था? बताओ, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ऑफ कोर्स होना चाहिए था भाई। ये 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट आपको तब हुआ जब रेशियो 3:2 थी। यस और नो? बाकी 2 लाख रुपीस 1:1 में बटने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस टाइम पे आपको अपने पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, इन सबको आपको क्या करना होता है? इन सबको आपको रीवैल्यू करना होता है। मतलब उन सब की आपको मार्केट वैल्यू निकालनी होती है। और इसका रीजन आपने क्या समझा? इसका रीजन आपने समझा क्योंकि भाई ऐसा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, पीएसआर चेंज होने से पहले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले, जो भी प्रॉफिट या लॉस आपका हो रहा है, जो भी गेन या लॉस आपका हो रहा है, वो बेसिकली ओल्ड रेशियो में ही बटना चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड रेशियो के टाइम पे ही हुआ है। ये सुनो, बहुत ही लॉजिकल बात है। दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस टाइम पे आपको अपने सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू निकालनी है, सारे लाइबिलिटीज को रीअसेस करना है, और उस टाइम पे जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होने से, जैसे यहाँ पे हुआ 10 लाख से 15 लाख, तो 5 लाख रुपीस का गेन हुआ। ये जो भी गेन या जो भी लॉस होगा वो आपको कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि भाई वो रेशियो चेंज होने से पहले हुआ है। आपकी रेशियो चेंज कब हुई है? 1 अप्रैल 21 से। इससे पहले का जो भी प्रॉफिट लॉस है, मैं उसका हिसाब किताब उसी दिन करके जाऊंगा, उसको आगे लेके क्यों जाऊंगा? यस और नो? उससे पहले का जो भी प्रॉफिट लॉस है, मैं उसी रेशियो में बांट कर चलूंगा। लॉजिकल है। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आई? तो ये होता है रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आपकी जो लैंड थी उसकी बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जो आपके बैलेंस शीट में आ रही है, कितने की आ रही है? 10 लाख की। आपके बैलेंस शीट में 10 लाख की थी, लेकिन जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 15 लाख। बोलो हाँ या ना? भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के टाइम पे बुक वैल्यू 10 लाख रुपए की थी, लेकिन मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए की। तो एक तरीके से 5 लाख का जो प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन हो रहा है, इसकी अगर मुझे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो कैसे करेंगे? सुनो, आपको पता है जब भी आपका एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो लैंड अकाउंट तो होगा डेबिट। आप क्या करोगे? लैंड अकाउंट को डेबिट करोगे। कितने से? 5 लाख रुपीज से। 5 लाख रुपीज से आप लैंड अकाउंट को डेबिट कर दोगे, राइट? और ये 5 लाख रुपीज जो इंक्रीज हुआ है आपके लिए फायदे की बात है, प्रॉफिट है, गेन है। तो ये आप कहाँ डालते हो? एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हो जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कर रहे हो? आप एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हो। कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट आपने क्यों ओपन किया? ये हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं पहले, एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के टाइम पे, जो भी गेन, जो भी लॉस, जो भी एक्सपेंस, जो भी प्रॉफिट, जो भी कुछ आपका होगा, वो सब आप एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे जिसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही आपको रीवैल्यूएशन करना है। तो हम करेंगे क्या? मैं आपको एक बैलेंस शीट देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद देखते हैं कि जब उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, एसेट्स की वैल्यूज चेंज हो रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आप एंट्रीज क्या पास करोगे? सबसे पहले हमें क्या सीखनी है? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज हम आराम से सीखते हैं। देखो, ओके, सो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे, आराम से उसको समझेंगे। देखो, ए, बी और सी पार्टनर्स थे, ठीक है? उनकी रेशियो क्या थी? उनकी रेशियो थी 3:2:1, राइट? 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है।
नीचे लिखा 1 अप्रैल 22, मतलब 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है। अगले ही दिन से पार्टनर्स ने बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं 4:3:3 में। अच्छा ठीक है, और एडजस्टमेंट्स क्या क्या करनी है, एक एक करके एडजस्टमेंट्स को ध्यान से समझेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। यहीं पे रुक जाओ, बस इसके आगे नहीं पढ़ना, यहीं पे रुक जाओ। आपको क्या बोला कि भाई जो आपके प्रीमाइसेस हैं, प्रीमाइसेस मतलब ये 3 लाख रुपीज के, अच्छा, विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। अप्रिशिएट मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। मुझे एक बात बताओ, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो आप, यस और नो, एंट्री पास करनी है, 10% से इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब 30,000 रुपीज से इंक्रीज कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, यस और नो, 30,000 रुपीज से आप इंक्रीज कर रहे हो। इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझो, आप खुद करोगे एंट्रीज, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो 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 देखो, सबसे पहले प्रीमाइसेस आपके एसेट्स है, बिल्कुल सही, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो प्रीमाइसेस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, सोच के बताओ भाई। एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हो, उसको डेबिट करते हो, तो प्रीमाइसेस तो आपने डेबिट कर दिया, प्रीमाइसेस अकाउंट आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है, 30,000 से, सही सही बात है, बिल्कुल सही बात है, राइट। अब ये जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, अब खुद बताओ पार्टनरशिप फर्म के लिए गेन है या लॉस है, फायदे की बात है नुकसान की बात है, ऑफ कोर्स फायदे की बात है, तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने क्या करा, क्रेडिट, कितने से, 30,000 रुपीज से। देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही काम करेगा। कैसे, वो भी नॉमिनल अकाउंट था, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो तो होंगे डेबिट, जितने भी इनकम और गेन है, जितने भी आपके इनकम और गेन है वो क्या होंगे, क्रेडिट, यस और नो, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज क्या है, यहाँ पे आपका 30,000 रुपीज का गेन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। बात समझ में आ गई, हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद वो बोला कि भाई स्टॉक बाय ₹10,000 अप्रिशिएट ही हो रहा है। अगर आप पूरा लाइन पढ़ोगे, प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000, तो स्टॉक भी आपका क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। स्टॉक आपका क्या है, एसेट, ये स्टॉक आपको दे रखा है 120 का, आप 10,000 से इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका चेंज कितना हुआ, 10,000, ये सुनो, स्टॉक एसेट है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो स्टॉक को क्या करोगे, डेबिट करोगे। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो स्टॉक अकाउंट आपने किया डेबिट, कितने से, 10,000 रुपीज से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगेन प्रॉफिट है, गेन है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। ईजी है या नहीं है, खुद बताओ, आसान है, राइट। इसके बाद देखो, अब सेकंड पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, देखो अब आपको सेकंड में क्या बोला है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 4%। क्या बोल रही है, पहली बात तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या था, 11th में आपने पढ़ा था, भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखो देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि जितने भी आपके डेटर्स हैं, ठीक है, 2,50,000 के डेटर्स हैं, अच्छा, आपको लग रहा है इन डेटर्स में से कुछ अमाउंट ऐसे हैं जो आपको मिलने नहीं वाले, कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो आपको पैसे नहीं देने वाले, आपको पता नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है कि कितने पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता कि आपको कितने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि कुछ पैसे डूबने वाले हैं, कुछ पैसे डूबने वाले हैं, तो जो अमाउंट आपको लग रहा है डूबने वाले हैं उसके लिए आप क्या बनाते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। देखो बैड डेट्स, एक होता है बैड डेट्स और एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बैड डेट्स का मतलब पैसे डूब गए, अब पैसे नहीं मिलने वाले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है, एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, एस्टिमेशन है कि शायद ये पैसे डूब जाएंगे, तो आप क्या करते हो, उनके लिए आप एक प्रोविजन क्रिएट करते हो 4% का। क्या करते हो, प्रोविजन क्रिएट करते हो 4% का। तो 2,50,000 में से 4%, 2,50,000 का 4% कितना होता है, 10,000, कितना होता है आपका, 10,000। तो आपको लग रहा है कि 10,000 रुपये शायद नहीं मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे, राइट, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। अब प्रोविजन एक तरीके से क्या होता है, आपके एसेट को कम करता है। भाई आपको यही तो लग रहा है कि डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे, तो एक तरीके से वो एसेट को कम करता है, बिल्कुल सही बात है, एसेट को कम करता है। मुझे एक बात बताओ, एसेट अगर आपका कम हो रहा है, फायदे की बात है या नुकसान की बात है, गेन है या लॉस है, लॉस है ना, और अगर लॉस है तो आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने किया डेबिट, कितने से, 10,000 से,
और जो ये 4% का आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, एसेट कम कर रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी आपका एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां आपने लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितना 10,000 रुपीज। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इजी राइट, लॉजिक के साथ, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका आता है थर्ड, सेंड्री क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 15,000। क्या बोल रहा है कि भाई क्रेडिटर्स जो है ना उसमें 15,000 रुपए ऐसे हैं जो पे करने की जरूरत नहीं है। वाह, ठीक है। देखो जैसे आपके क्या है, ये क्रेडिटर्स आपके ये रहे क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीज के, आपको बोला गया कि 2 लाख रुपीज में से 15,000 आप पे करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर्स को 15,000 से कम कर दो। मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी कम हो रही है, क्या हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। तो पहली बात तो जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, यार इतना तो आपको पता होना चाहिए राइट। देखो एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप क्रेडिटर्स को करोगे डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट। अच्छा ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना 15,000। मुझे बताओ अगर आपको 15,000 रुपये कम पे करने हैं, फायदे की बात है नुकसान की बात है, प्रॉफिट है गेन है लॉस है, क्या है, क्या है, गेन है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, गेन होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट 15,000, इजी। यस और नो, आसान है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद आओ, इसके बाद आओ, आपको क्या लिखा है, मशीनरी विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू कम कर दो, कितने से, 5% से, 5% से मशीनरी की वैल्यू कम करने को कहा गया है। अच्छा ठीक है, मशीनरी है 1,80,000 की, 5% से कम करना है, 1,80,000 का 5% 9,000, 9,000 से कम करना है। मुझे बताओ मशीनरी अगर आपकी कम हो रही है तो फायदे की बात है या नुकसान की, भाई एसेट कम हो रहा है, लॉस है, तो उस केस में रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 9,000, 9,000 से, यस नो राइट। और क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो टू आपका मशीनरी अकाउंट कितने से, 9,000 रुपीज से, बस 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 बस। इसके बाद लास्ट है गुडविल ऑफ द फर्म, ये तो गुडविल वाला ट्रीटमेंट है, ठीक है। रीवैल्यूएशन में इसका कुछ नहीं होता, ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट, मतलब गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसको भी छोड़ दो, हमारा फोकस अभी कहाँ पे, रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन आपका हो गया। सर बस इतना आसान था, यस बेटा इतना ही आसान था। बस एसेट और लायबिलिटी को आपको देखना है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो फायदा है, डिक्रीज हो रहा है तो लॉस है राइट। क्रेडिटर्स अगर आपकी, लायबिलिटी अगर आपकी कम हो रही है तो गेन है, बढ़ रही है तो लॉस है, यही करना है आपको। बात समझ में आ गई राइट। तो अगर अब मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर दिखाऊं, क्या बना के दिखाऊं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज तो आपने पास कर ही दी है, तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट भी बना लेते हैं फटाफट से। देखो अब देखो, जो भी आपने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी है उसी को यहाँ पे पोस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या था, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन को तो आपने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। तो क्रेडिट साइड पे आप यहाँ पे लिखोगे बाय प्रीमाइसेस। भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है वो आपको देखना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि आपने कर रखा है क्रेडिट, तो आपने 30,000 से क्या कर दिया, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, यस और नो। रीवैल्यूएशन क्रेडिट था तो बाय प्रीमाइसेस करके आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेकेंड है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगेन रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 10,000 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अगेन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय स्टॉक, बाय आपका स्टॉक 10,000 रुपीज, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो थर्ड, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन। अब रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है टू प्रोविजन, कितने का, 10,000 का। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का, आपका 10,000 का, बिल्कुल सही बात है, 10,000 रुपीज का। इसके बाद देखो फोर्थ, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन दोबारा से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अगेन आप 15,000 से क्या करोगे, क्रेडिट करोगे बाय क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख सकते हो, बाय क्रेडिटर्स 15,000 रुपीज, ये भी हो गया। लास्ट एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,000 से, तो यहाँ पे आपने लिखा टू मशीनरी, टू मशीनरी कितना, 9,000 रुपीज, यस और नो, बस यही था। तो अगर मैं देखूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, जो भी आपके क्या थे लॉसेस या एक्सपेंसेस, जो भी आपके लॉसेस एंड एक्सपेंसेस थे वो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आएंगे। जो भी आपकी गेन थी
या सिंपली बोलूँ मैं इनकम थी, प्रॉफिट था, जो भी था वो आपने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड पे। जैसे नॉर्मली किसी भी नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आती है, वैसे ही आपने यहाँ पे किया है। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लॉसेस वैसे किए। अब आपको पता है हर लेजर को बैलेंस करना होता है, हर लेजर को बैलेंस करना होता है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। आप देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 30, 40, 55, कितना आ रहा है, 55,000। अच्छा ठीक है, और डेबिट साइड का आ रहा है 19,000, कितना आ रहा है, 19। तो इसका मतलब 55 माइनस 19, 36,000 का डिफरेंस है। मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्रेडिट साइड मतलब आपकी इनकम साइड, यस और नो, इनकम साइड ज़्यादा आ रही है, आपकी लॉसेस वाली साइड कम आ रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है? बोल सकता हूँ क्या? जैसे देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हो, बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ का टोटल आपने निकाल लिया, कितना निकाला आपने टोटल निकाला यहाँ पे 55,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 55,000, टोटल लिख दिया मैंने कितना, 55,000। क्रेडिट साइड मतलब फायदे वाली, इनकम वाली साइड, ये है 19। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बेटा आपने रिवैल्यूएशन बनाया ही क्यों है? रिवैल्यूएशन का मेन पर्पस ही क्या था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज में जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस और नो? मेन पर्पस तो इसका यही है। तो आपका जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है, 36,000। 36,000 का जो प्रॉफिट है वो आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स में। कितने पार्टनर्स हैं आपके यहाँ पे? 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। कौन सी रेशियो में? पुरानी रेशियो में, 3:2:1 में। तो यहाँ पे आपने लिखा ए बी और सी, 3:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो 18,000, 12,000 और 6,000, ये आपका क्या आ गया, 36,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राइट, लास्ट में इसका टोटल लिख लो 55,000 और ये खत्म। बात समझ में आ गई? राइट बेटा, रिवॉल्यूशन बनाने का पर्पस ही यही था ना कि पीएसआर चेंज होने से पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज में जो भी चेंज आया है, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंज आया है, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो सारा किस में बांटोगे, पुरानी रेशियो में। क्योंकि वो पुरानी रेशियो में हुआ है, पीएसआर चेंज होने से पहले हुआ है, तो नेट प्रॉफिट हुआ 36,000 का, वो आपने क्या कर दिया, रेशियो में बांट दिया। कौन सी? ओल्ड रेशियो में। क्या मेरी बात ये क्लियर है? राइट, इसकी जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो इसकी जर्नल एंट्री भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करोगे? सिंपल, आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, यस और नो। जब आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आई है। कितनी? 36,000। और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। देखो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है तो क्या होता है, उनका अकाउंट क्रेडिट। जो भी अमाउंट पार्टनर को मिलना होता है उनका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो उनका अकाउंट तो आपने किया क्रेडिट, टू एज कैपिटल, राइट, और टू बीज कैपिटल, करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, देखो। और इसके बाद आ गया टू सीज कैपिटल, जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है 18,000, 12,000 और लास्ट में 6,000। बात समझ में आ गई? राइट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन था, उसका प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे तब भी सेम बात होती थी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वही किया आपने। राइट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि देखो, मैं अगर आपको सिंपल सा एक चीज बताऊं, जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट, जितनी भी इंक्रीज हुई है कहाँ आएगा वो, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि प्रॉफिट है। जब भी लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगेन प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड पे, राइट। और इसका ऑपोजिट मतलब जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी मतलब लॉस है, तो डेबिट साइड पे। और जब भी आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे, अगेन लॉस है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान वाली बात है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, राइट? ठीक है, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में काफी काम बाकी है, कुछ और एंट्रीज हमें पढ़नी है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, एक्सपेंसेस है, उसको भी कवर करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई रिवैल्यूएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने आपको साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी सिखा दी और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सिखा दिया है। ठीक है, छोटे मोटे आइटम्स बचे हुए हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर देंगे। तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा।
कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये चैप्टर फिनिश। राइट, जैसे मैंने आपको कहा था पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, केस बेस्ड सब कुछ करेंगे। टेंशन नहीं लेने का है, आपको बस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे डाउट्स वगैरह, नोट्स वगैरह शेयर होते रहते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।